हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है रेसिस्टेंस टू चेंज की किस तरीके से जो चेंज है उसको रोका जा सकता है। तो रेसिस्टेंस टू चेंज इज एन एटीट्यूड और बिहेवियर दैट शो अनविलिंगनेस टू अप्रूव अ पर्टिकुलर चेंज। यानी कि रेसिस्टेंस टू चेंज क्या करता है, एक तरीके से बिहेवियर शो करता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाने की बात होती है तो वहाँ के जो पर्टिकुलर मेंबर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो उस चेंज को चेंज लाने में जो है वो विलिंग नहीं है, सक्षम नहीं है। वो नहीं चाहती कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरीके का चेंज आए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन में ये कहा जाए कि हम जो है वो कंप्यूटर लेके आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है वो ये सोच रहे हैं कि अगर कंप्यूटर आ गए, उनके पास कंप्यूटर स्किल नहीं है, उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा, इसलिए वो जो है अगेंस्ट है कंप्यूटर लाने के। ठीक है, तो ये होता है कि जब फेवर में नहीं होते और एम्प्लॉयज़ फेवर में नहीं होते, ऑर्गेनाइजेशन में चेंज के, किसी भी तरीके के चेंज के फेवर में नहीं होते, तो उसको हम बोलते हैं रेसिस्टेंस टू चेंज। दिस रेसिस्टेंस इज टू बी ओवरकम फॉर सक्सेसफुल चेंज। अब हमें क्या होता है कि अगर हम सक्सेसफुली ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो रुकावटें हैं, ठीक है, इस तरीके जो रेसिस्टेंस है उससे बाहर आना पड़ेगा। दस रेसिस्टेंस टू चेंज कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो रेसिस्टेंस है, चेंज में जो रोक टोक लगाई गई है, कहीं ना कहीं ये बेनिफिट भी हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। रेसिस्टेंस टू चेंज में बी इंट्रोड्यूस बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल और बोथ। यानी कि जो रेसिस्टेंस लाई गई है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में चेंज नहीं चाहते, वो रेसिस्टेंस कौन लगाता है? कोई भी इंडिविजुअल पर्सन लगा सकता है, या ऑर्गेनाइजेशन खुद लगा सकती है, या ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल दोनों ही कहते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरीके की चेंज नहीं चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल रेसिस्टेंस के बारे में। द फॉलोइंग 6 मेजर सॉर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रेसिस्टेंस हैव बीन आइडेंटिफाइंग। फर्स्ट क्या है? स्ट्रक्चरल इनर्शिया। स्ट्रक्चरल इनर्शिया क्या कहता है? इनएबिलिटी टू चेंज। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज बिल्ट इन मैकेनिज्म और सिस्टम टू मेंटेन स्टेबिलिटी। हर एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सिस्टम को इस तरीके से बनाया है कि वो क्या कर सके, एक स्टेबिलिटी मेंटेन रख सके। इट मे बी ट्रेनिंग एंड अदर सोशलाइज टेक्निक और फॉर्मूला प्रोसीजर। कुछ भी हो सकता है, वो ट्रेनिंग की बात हो सकती है, कोई भी सोशलाइज टेक्निक हो सकती है, कोई भी ऐसा प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो किया जा रहा है। द पीपल आर रिक्रूटेड, दे आर ट्रेन एंड दे आर शेप टू बिहेव इन अ सर्टेन वे। सबसे पहले क्या किया जाता है? लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट किया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है, उनको बताया जाता है किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम किया जाएगा, ताकि उनके बिहेवियर को जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अकॉर्डिंग चेंज किया जाए। व्हेन चेंज इज प्रपोज इन एनी ऑफ दिस सिस्टम एंड प्रोसीजर, द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय में नॉट एक्सेप्टेड। तो जो भी हमारा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जो भी हमारा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, जो भी प्रोसीजर है, जो भी रूल्स रेगुलेशन है, जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, वो नहीं चाहते कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में किसी भी तरीके का जो है वो चेंज आए। ठीक है, उसके बाद आता है लिमिटेड फोकस ऑफ चेंज। ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट सब सिस्टम, वी कैन नॉट चेंज वन विदाउट इफेक्टिंग द अदर्स। इफ मैनेजमेंट डिजायर टू चेंज द टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस विदाउट स्टिमुलेटिंग मॉडिफाइंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, द चेंज इन टेक्नोलॉजी इज नॉट लाइकली टू बी एक्सेप्टेड। अब ये कहा गया लिमिटेड फोकस ऑफ चेंज की, मान लो हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज नहीं लाना चाहते, हम किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में या एक पर्टिकुलर पार्ट में चेंज लाना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाहे जितने भी डिपार्टमेंट हो, चाहे जितने भी सब सिस्टम हो, जितना भी सिस्टम है, वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है। अगर हम किसी एक में चेंज ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये इफेक्ट करेगा दूसरे डिपार्टमेंट को, दूसरे सब सिस्टम को। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक लिमिटेड चेंज लेके आए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी क्या करती है, रेसिस्टेंस बन जाती है चेंज लाने के लिए। ठीक है, मान लो यहाँ पे कहा गया कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस में चेंज करना चाहती है और बाकी और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना चाहती, उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करना चाहती, तो ये पॉसिबल नहीं है कि टेक्नोलॉजी में चेंज लाया जाए बिना किसी अदर चेंज के। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रुप इनर्शिया। ग्रुप इनर्शिया क्या होता है? समटाइम इवन इफ इंडिविजुअल वांट टू चेंज देयर बिहेवियर, ग्रुप नॉर्म्स में एक्सेप्ट एज अ कांस्टेंट। ग्रुप इनर्शिया ये होता है, ग्रुप का कहीं ना कहीं डर है कि ग्रुप के एक मेंबर अपना बिहेवियर चेंज करना चाहता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बाकी और जो मेंबर्स है वो क्या करते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि वो मना करते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। यानी कि कोई जो है, एक एग्जांपल लेते हैं, एक पूरे ग्रुप को पता है कि ये बात जो है वो गलत है, झूठी है, एक पर्सन सही है, उसका नेचर अच्छा है, वो नहीं चाहता झूठ बोलना या किसी को भी धोखा देना, वो दूसरों को बताना चाह रहा है कि भाई ये जो तुम्हारे साथ हमारे ग्रुप ने किया वो गलत है, धोखा है। ठीक है, लेकिन जो बाकी अदर ग्रुप मेंबर्स हैं वो उसको रोकते हैं कि तुम ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ग्रुप मेंबर क्या कर रहे हैं कि इंडिविजुअल पर्सन को रोक रहे हैं किसी भी तरीके के चेंज लाने से। ठीक है, तो वो होता है ग्रुप इनर्शिया। उसके बाद आता है थ्रेट टू एक्सपर्टाइज। थ्रेट टू एक्सपर्टाइज क्या कहता है? चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन में थ्रेट स्पेशलाइज एक्सपर्टाइज डेवलप बाय द इंडिविजुअल एंड ग्रुप ओवर द ईयर, हेंस दे आर लाइकली टू अपोज द चेंज। यानी कि
कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर्स हैं, इंडिविजुअल है या ग्रुप है, उसने बहुत टाइम लगा दिया किसी भी एक स्पेशलाइज एक्सपर्टाइज को डेवलप करने के लिए। अब क्या कहा जा रहा है कि इस एक्सपर्टाइज को, इस स्किल्स को चेंज करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ के खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने अपनी एक्सपर्टाइज को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है, इसलिए वो नहीं चाहते किसी भी तरीके का चेंज हो। तो वो जो है चेंज के खिलाफ है, क्योंकि वहाँ पे डर है उनकी एक्सपर्टाइज को। उसके बाद आता है थ्रेट टू एस्टेब्लिश पावर रिलेशन। थ्रेट टू एस्टेब्लिश अ पावर रिलेशन, एनी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी में थ्रेट इंडिविजुअल पावर रिलेशनशिप विद अदर एंड लीड टू बिटरनेस। यानी कि अगर हम क्या करते हैं, फिर से डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को बनाते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, एक तरीके से थ्रेट है कि इंडिविजुअल की जो पावर है वो उसके हाथ से ना चली जाए। ठीक है, हम सोच रहे हैं कि जो हमारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है उसको हम चेंज करके और नई डिसीजन मेकिंग जो अथॉरिटी है वो किसी और पर्सन को देते हैं, तो उस इंडिविजुअल पर्सन को डर है कि जो उसके पास पावर है डिसीजन मेकिंग करने की, कहीं वो उसके अगेंस्ट ना चली जाए, कोई दूसरा ना ले ले, तो वो क्या करता है, उस चेंज को नहीं चाहता ऑर्गेनाइजेशन में। थ्रेट टू एस्टैब्लिश पावर रिलेशनशिप। ठीक है, उसके बाद आता है रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन क्या कहता है कि द ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन विच कंट्रोल रिसोर्स ऑफ्टन कंसिडर्ड चेंज एज अ थ्रेट। तो ये थे हमारा ऑर्गेनाइजेशनल रेसिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद आती है इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। इंडिविजुअल रेसिस्टेंस क्या होता है, द रीजन फॉर रेसिस्टेंस फ्रॉम इंडिविजुअल कैन बी ट्रेस्ड टू basic human characteristics such as perception, personality and needs. The following are the 6 reasons for individual resistance to change. कुछ ऐसे reasons होते हैं जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल पर्सन जो है किसी भी तरीके के चेंज को लाने के लिए मना करता है। क्यों? क्योंकि कुछ ह्यूमन करेक्टरिस्टिक की वजह से, उसकी पर्सनालिटी की वजह से, परसेप्शन की वजह से, नीड्स की वजह से जो है वो चेंज लाने के लिए रोकते हैं। सबसे पहले आते हैं हैबिट। कुछ 6 रीजन हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के। फर्स्ट है हैबिट। द ह्यूमन बीइंग प्रेफर टू कैरी आउट देयर डेली जॉब इन द सेम वे। इंट्रोडक्शन ऑफ एनी न्यू स्टेप इन कैरिंग आउट द जॉब मेक्स देम फील दैट द जॉब हैज बिकम डिफिकल्ट, सो दे रेसिस्ट दिस चेंज। हैबिट होती है, कुछ लोगों की आदत होती है किसी काम को करने की, वो अब उस आदत को बदलना नहीं चाहते। अगर चेंज लाएंगे तो हो सकता है कि जो काम हम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाए, इसलिए जो है वो चेंज लाने के लिए रोका जाता है। Security. People with high need of job security are likely to resist the change, which is likely to affect their feeling of safety. Introduction of new technology change in an organization may make the employee feel that their job are in danger. यानी कि सिक्योरिटी के पर्पज से भी जो है वो चेंज नहीं लाना चाहते। कहीं ना कहीं माना जाता है कि मान लो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आ रहा है तो कहीं ना कहीं उनकी जो जॉब है वो खतरे में हो जाती है। टेक्नोलॉजी आ रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उनको ये लग रहा है कि जहाँ पे 30 इंप्लॉयज़ काम कर रहे हैं, अगर टेक्नोलॉजी आ गई तो इंप्लॉयज़ जो है वो कम कर दिए जाएंगे, 30 की जगह 15 कर दिए जाएंगे। तो जो बाकी 15 इंप्लॉयज़ हैं उनको तो कहीं ना कहीं डर लग रहा है ना कि कहीं हमें जॉब से ना निकाल दिया जाए। टेक्नोलॉजी आ रही है तो कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों को रखेंगे जिनके पास स्किल है कि जो उन टेक्नोलॉजी पे काम कर सके। तो इसीलिए अपने सिक्योरिटी पर्पस के लिए चेंज नहीं लाना चाहते ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए एक इंडिविजुअल क्या करता है, रिसिस्ट करता है चेंज के लिए। उसके बाद आता है इकोनॉमिकल फैक्टर। एम्प्लॉयज में फील दैट द प्रपोज चेंज में रिड्यूस देयर मंथली पे, हैंस दे अपोज सच चेंजेस। यानी कि कई बार क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को ये लगता है कि कहीं ऐसा चेंज आ गया तो कहीं हमारी सैलरी ना कम हो जाए, ठीक है, हमारी जो मंथली पे है उसमें रिडक्शन ना आ जाए, जिसकी वजह से वो चेंज के खिलाफ होते हैं। उसके बाद आते हैं फियर ऑफ अननोन। फियर ऑफ अननोन क्या कहते हैं, when the change is proposed, a known situation is sought to be replaced by an uncertain situations which may not be likely by the employees. As a result, they develop a negative attitude towards the possessed change. मान लो अभी जो हम सिचुएशन में काम कर रहे हैं वो हमारे लिए नोन है, हमें पता है क्या काम करना है क्या नहीं करना, ठीक है, लेकिन अब एक ऐसा चेंज लेके आ रहे हैं, एक ऐसे क्लाइमेट लेके आ रहे हैं, एक ऐसी सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन में लेके आ रहे हैं जिसके बारे में पता ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनको ये डर आ जाता है कि कुछ ऐसा ना आ जाए जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, इसके लिए वो क्या करते हैं, चेंज लाने के लिए रोकते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस। जब लोगों के अंदर जो है वो ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती, पीपल मे नॉट बी अवेयर ऑफ द बेनिफिट ऑफ द प्रपोज चेंज एंड कॉन्सिक्वेंटली दे रिसीव दोज चेंजेस ड्यू टू इग्नोरेंस। क्या होता है ना, लोगों को पता नहीं होता कि अगर चेंज आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में तो उनको क्या बेनिफिट है। उस बेनिफिट के बारे में ना पता होना ही एक रीज़न है जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, चेंज लाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कहीं उनकी जॉब ना चली जाए, कहीं वो अपनी सिक्योरिटी की वजह से, ठीक है, कहीं उनको ये डर होता है कि कहीं उनकी जो सैलरी है वो कम ना हो जाए, कई बार अपनी हैबिट की वजह से। तो उन लोगों को क्या नहीं होता, पता नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती कि चेंज लाने से उनको क्या बेनिफिट होगा। अगर उनको बेनिफिट पता चल जाए तो वो रोकेंगे नहीं, ठीक है।
उसके बाद आता है 6 पॉइंट सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर क्या होता है? इंडिविजुअल एम्प्लॉय में रेसिस्ट चेंज ईदर बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप और द यूनियन टू विच दे बिलोंग। कई बार इंडिविजुअल पर्सन क्या करता है, चेंज लाने के लिए रोकता है, या तो वो ग्रुप की वजह से रोकता है, या फिर जो जिस यूनियन का वो मेंबर है उनके कहने की वजह से वो क्या करता है, चेंज लाने के लिए रोकता है। दे मे फील दैट इफ दोज चेंजेस आर एक्सेप्टेड दे मे बी रेडिक्यूल्ड बाय देयर कलीग्स और द यूनियन ऑफिशियल। इंडिविजुअल को ये लगता है कि अगर वो चेंज ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेप्ट कर लिया गया तो कहीं ना कहीं उनको यूनियन से या उनको ग्रुप से निकाल ना दिया जाए। तो ये थे कुछ फैक्टर्स, ठीक है, जो कि हमने आज की हमारी वीडियो में पढ़े कि क्या टॉपिक था हमारा रेसिस्टेंस टू चेंज। रेसिस्टेंस टू चेंज क्या होता है, क्यों ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाने के लिए मना किया जाता है। कुछ दो फैक्टर होते हैं, फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल रेसिस्टेंस, सेकंड है इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। तो ऑर्गेनाइजेशनल रेसिस्टेंस और इंडिविजुअल रेसिस्टेंस में कुछ 6 पॉइंट हमने पढ़ने हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, तो ऑर्गेनाइजेशनल रेसिस्टेंस का अगर हम फर्स्ट पार्ट करते हैं तो वो है स्ट्रक्चरल इनर्शिया, यानी कि हम अपना जो स्ट्रक्चर है, जो पॉलिसीज है, जो टेक्निक्स है उसमें चेंज नहीं लाना चाहते। उसके बाद आता है लिमिटेड फोकस ऑफ चेंज की, जो हमारा सिस्टम है, जो सब सिस्टम है उसमें किसी एक पार्ट में चेंज लेके आना चाहते हैं, यानी कि लिमिटेड चेंज लेके आना चाहते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट है, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, आपस में इंटरलेट करता है, इंटरडिपेंडेंट है, तो चेंज लाना पॉसिबल नहीं है किसी एक पार्ट में। अगर एक पार्ट में चेंज ला रहे हैं तो बाकी दूसरे जो डिपार्टमेंट है, जो बाकी सब सिस्टम है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद आता है ग्रुप इनर्शिया। कहीं ना कहीं क्या करता है, एक इंडिविजुअल जो है वो चेंज लाने के लिए इसलिए रोकता है क्योंकि उनका जो ग्रुप है, ठीक है, वो उसको चेंज लाने से लिए मना करता है, ठीक है। कहीं ना कहीं उस ग्रुप के ऐसे नॉर्म्स है कि वो क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल पर्सन को मना करते हैं कि चेंज नहीं आना चाहिए, तुम्हें भी मना करना है चेंज लाने के लिए। उसके बाद आता है थ्रेट टू एक्सपर्टाइज, यानी कि कई बार क्या होता है, कोई इंडिविजुअल पर्सन है वो काफ़ी समय से किसी भी एक बहुत समय लग जाता है उसको एक एक्सपर्टाइज को डेवलप करने में। अब ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाना है, उसको अपनी जो एक्सपर्टाइज है उसमें भी चेंज लाना पड़ेगा, तो इसलिए वो क्या करते हैं, मना करते हैं चेंज लाने के लिए। उसके बाद थ्रेट टू एस्टेब्लिश पावर रिलेशनशिप। क्या होता है ना, कई बार जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है वो क्या करती है, मना करती है कि चेंज नहीं लाना, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको डर है कि अगर उनकी जो पोजीशन है, जो पावर है, किसी और को दे दी गई तो, ठीक है। उसके बाद आता है रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन क्या कहता है, द ग्रुप इज इन द ऑर्गेनाइजेशन विच कंट्रोल रिसोर्स ऑफ्टन कंसिडर्ड चेंज एज अ थ्रेड, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो ग्रुप क्या करता है, रिसोर्स पे जिसका कंट्रोल है, कहीं ना कहीं उसको ये डर लगा रहता है कि अगर चेंज आ गया तो क्या होगा, ठीक है। इसलिए वो क्या करते हैं, चेंज लाने के लिए मना करते हैं। कहीं उनको ये डर लगता है कि जो रिसोर्स है वो डेंजर में है, ठीक है। उसके बाद आता है इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। इंडिविजुअल पर्सन क्यों रेसिस्ट करता है, रोकता है चेंज लाने के लिए, अपनी हैबिट की वजह से, ठीक है। वो नहीं चाहता कि उसको कोई एक्स्ट्रा काम करना पड़े या उसके काम में कोई भी किसी भी तरीके की डिफिकल्टी अराइज हो, क्योंकि जब हम रूटीन वर्क करते हैं उसके बारे में हम अवेयर होते हैं, उसके बारे में हमें पता होता है क्या करना है, लेकिन कुछ नया चेंज आएगा तो हो सकता है कि वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो। सिक्योरिटी पर्पज से, कि अगर कोई चेंज आया तो हो सकता है कि उनकी जो जॉब है वो खतरे में हो, किनकी, एम्प्लॉयज़ की, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स की। इकोनॉमिकल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एम्प्लॉय चेंज इसलिए नहीं लाना चाहते, उनको डर है कि कहीं उनकी सैलरी, उनके पेज कम ना हो जाए। फियर ऑफ अननोन, जो भी हम सिचुएशन में काम कर रहे हैं वो सिचुएशन हमारे लिए नोन है, उसके बारे में हमें पता है, लेकिन अगर कुछ एक ऐसा चेंज आए जिसके बारे में हमें नहीं पता, हमें क्या काम करना है, तो उस फियर ऑफ अननोन की वजह से हम क्या करते हैं, चेंज लाने के लिए मना करते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस, हमें पता नहीं होता कि इसका क्या बेनिफिट होगा चेंज आने से, जिसकी वजह से भी चेंज लाने के लिए मना किया जाता है। कुछ ऐसे सोशल फैक्टर होते हैं जिसके लिए चेंज लाने के लिए मना किया जाता है, यानी कि जो ग्रुप्स के जो ग्रुप होता है, जो यूनियन होता है, वो अपने इंडिविजुअल पर्सन्स को मना करते हैं कि चेंज नहीं लाना। ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने पढ़ा रेसिस्टेंस टू चेंज। आई होप कि आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आ गई होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।